हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले हम पीछे की थोड़ी सी बातें थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने अब तक देखिए क्या क्या पढ़ लिया है इंटरफेरेंस लाइट के बारे में, क्योंकि आगे जो हमारे पास इंटरफेरेंसेस में ये सारी चीज़ें बार बार यूज़ होंगी, तो आपके माइंड में एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देते हैं। लाइट वेव इज़ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिकली वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लाइट हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैक्सिमम है। वेक्टर ई जो है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है दैट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसको हम लाइट वेक्टर की फॉर्म में या ऑप्टिकल वेक्टर की फॉर्म में भी जानते हैं। तो जो आपका वेक्टर ई है, जो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको हम लाइट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम ऑप्टिकल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल फील्ड और रेडिएशन फील्ड और वेव फील्ड और लाइट फील्ड। तो अब ये देखिए, रेडिएशन फील्ड कोई अगर कह रहा है या ऑप्टिकल फील्ड वर्ड का यूज़ किया गया है या लाइट फील्ड का वर्ड यूज़ किया गया है, तो इट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन केस ऑफ लाइट वेव्स आप इस तरह से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ई नोट है। लाइट फील्ड जो है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है। कितनी एंगुलर फ्रिक्वेंसी से जा रही है, ओमेगा से जा रही है। और के इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। और के से आप जानते हैं के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा करके हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक क्रस्ट और एक ट्रफ की लेंथ भी निकाल सकते हैं, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये जो हमारे पास लाइट है, ये देखिए के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा आपका फिक्स है। इट रिप्रेजेंट्स ए मोनोक्रोमेटिक वेव। ये एक मोनोक्रोमेटिक वेव को, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके पास इनफाइनाइट एक्सटेंशन की वेव है, यानी कि ये एक ट्रैवलिंग वेव है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूस वेव है या कॉन्टिन्यूस ट्रेन ऑफ वेव्स है, जो कहाँ से शुरू हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से, और कहाँ तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक। ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। सिमिलरली जो टाइम भी है, टाइम भी आपके पास फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग वेव है। इट विल मूव फॉर अ इनफाइनाइट टाइम। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ ऑसिलेटिंग पैरेलल टू ए फिक्स डायरेक्शन इन स्पेस। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आपकी वेव जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है और हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ जस्ट ऑसिलेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। देयरफॉर वेव इज प्लेन पोलराइज्ड। अब ये देखिए, सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग अगर कोई वाइब्रेशन या कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो हम उसको पोलराइज्ड वेव या पोलराइज्ड पार्टिकल कहते हैं। तो इसी वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ पोलराइज्ड, या कहिए ये एक लीनियरली पोलराइज्ड है। एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन के अलोंग इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। लेकिन रियल लाइट में ऐसा नहीं होता। बट द रियल लाइट वेव्स एमिटेड बाय कॉमन लाइट सोर्स आर नॉट सच आइडियल। यानी कि जो रियल लाइट निकलती है वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। पहले ही बात कर चुके, पल्स की फॉर्म में निकलती है। 10⁻⁻10 सेकेंड तक ही वेव एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नहीं एग्जिस्ट करती। दूसरा क्या है, वो जो लाइट निकलती हैं उनके जो फोटोन्स हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दे ऑसिलेट और दे वाइब्रेट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। वो आपके पोलराइज्ड भी नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो लाइट है, कोई भी लाइट आइडियल लाइट तो नहीं है। तो अगर आइडियल लाइट नहीं है तो हम इंटरफेरेंस में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो रियल लाइट सोर्स जो है एमिटेड बाय द कॉमन लाइट सोर्स आर नॉट आइडियल, वो नहीं है आइडियल। दे एमिट ट्रेन्स ऑफ लिमिटेड लेंथ एंड लिमिटेड टाइम।
ये लिमिटेड लेंथ कितने टाइम तक रहेगी, 10⁻⁻10 सेकेंड तक रहेगी, उसके बाद आपकी वेव ख़त्म हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अगली एक पल्स फिर प्रोड्यूस होगी, अगली एक वेव ट्रेन फिर प्रोड्यूस होगी, और वो कितने टाइम तक फिर रहेगी, 10⁻10 सेकेंड तक रहेगी। हैव ए स्प्रेड ऑफ फ्रिक्वेंसीज, वो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की भी नहीं निकलती, कितनी भी सेम एनवायरनमेंट दो इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए, देयर शुड बी वेरिएशन इन द फ्रिक्वेंसी। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन के अंदर भी नहीं है ऑसिलेट कर रहा, तो वो आपकी क्या है, प्लेन पोलराइज्ड भी नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, जो ऑर्डिनरी सोर्स की हैं, वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से हम उसको इंटरफेरेंस में यूज़ नहीं कर सकते। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिक्रीजेज in an optical medium or in the medium while frequency remains constant। तो अगर हम बात करें कि मीडियम में कैसा बिहेवियर होगा और वैक्यूम में कैसा होगा, तो अगर हम ये कह दें कि ये एक वेव है और ये वेव आपकी वैक्यूम के अंदर चल रही है, और यही वेव अगर किसी मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी, तो इस वेव की जो वेवलेंथ है दैट इज़ गोइंग टू चेंज, वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वेवलेंथ चेंजेस with medium but the frequency of the wave remains same whether the medium is vacuum or another thing। कोई भी आपके पास मीडियम हो। इसमें इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी कि हमारे पास दो तरह के पाथ होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ, एक होता है ऑप्टिकल पाथ। तो ये ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है, और जो फेज चेंज होती है वो किस तरह से होती है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइट वेव्स दैट फिट इनटू दैट पर्टिकुलर पाथ। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये यहाँ से लेकर आपकी वेव यहाँ तक गई है, तो इसको तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये तो आपका क्या है, डेल्टा है। लेकिन इसके अंदर जो वेव्स बन रही हैं वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी, एन से रिप्रेजेंट कर दी, और एक वेव की वेवलेंथ कितनी है उसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट मीन्स ये जो आपका ऑप्टिकल पाथ है ये हमें सिर्फ यही बता रहा है कि कितनी वेव्स बन रही हैं इस ऑप्टिकल पाथ के अंदर। तो डेल्टा ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेव की वेवलेंथ, और जो एन है, मान लीजिए कि 5.5 वेव बन रही है तो 5.5 हो जाएगा, आपकी 4.5 वेव बन रही हैं तो 4.5 हो जाएगा। तो ये एक इंटीजर भी हो सकता है और ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है। लाइट मीडियम के अंदर अगर ट्रैवल कर रही हो, एंड लेट अस कंसीडर को जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, और जितने टाइम तक लाइट उसमें ट्रैवल कर रही है वो टी है। तो अब ये देखिएगा, टी टाइम तक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के अंदर लाइट मूव कर रही है। तो अगर हम ये देखें टी टाइम तक उसने लेंथ कितनी कवर की, डिस्टेंस कितना मूव किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन दैट मीडियम, तो एल इज इक्वल टू वी टी। और वी क्या है, वी आपके पास इस लाइट की वेलोसिटी है इन दिस मीडियम। तो एल इज इक्वल टू वी टी जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी लाइट की कितनी है, मीडियम के अंदर v कंसिडर कर ली, टाइम हमने t लिया है, तो लेंथ आपके पास आ गई l। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो c/v जो है आपका और कुछ नहीं है, दैट इज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है मीडियम की, डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है। तो हमारे पास ये देखिएगा, जो डेल्टा था इज द पाथ कवर्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, मान लिया था हमने कि लाइट जो है वैक्यूम में कितना चलती है। तो अब ये देखिए, वैक्यूम में अगर लाइट मूव कर रही है तो सी से करेगी, और उतना ही टाइम लीजिएगा जितने के मीडियम में मूव कर रही थी। तो अगर वैक्यूम में मूव करती तो डेल्टा लेंथ मूव करती, और फॉर्मूला क्या हो जाता, स्पीड इंटू टाइम, सी इंटू टी कर देते। तो अब ये टी देखिएगा, ये वही टाइम है जिसमें लाइट मीडियम में भी मूव कर रही थी। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो L/V आ जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ कीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो टी की जगह हमने L/V पुट कर दिया, ये टी था हमारा, सी को सी रहने दिया, L/V। ये C/V क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप ये देखिए,
ये जो लेंथ थी ये किसके अंदर थी जब आप मीडियम में चल रहे थे। ये मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम के अंदर जितनी लेंथ ट्रेवल कर रही है लाइट, उसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसी मीडियम के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, ऑप्टिकल लेंथ है। ऑप्टिकल लेंथ वैक्यूम में निकलती है। ये आपके पास एल क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है या ज्योमेट्रिकल पाथ है। ये कब निकलेगा, मीडियम में। और ये म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ये म्यू रिप्रेजेंट करता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज लार्जर देन वन। ये वन से ज़्यादा होगा, तो वन को अगर एल से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट डेल्टा। तो अब ये देखिए, एल में और डेल्टा में अगर हम पूछें कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ में से कौन बड़ा है कौन छोटा छोटा हो जाएगा, डेल्टा इज लार्जर देन एल, या कहिए एल इज स्मॉलर देन डेल्टा। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, मीडियम के अंदर लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू द वैक्यूम फॉर द सेम टाइम इंटरवल, अगर आप टाइम इंटरवल सेम रख दें तो। उसके बाद यहाँ पर हम इंटरफेरेंस जो है उसको ज्योमेट्रिकल पाथ से देखेंगे या ऑप्टिकल पाथ से देखेंगे। इन इंटरफेरेंस वी कैलकुलेट द ऑप्टिकल पाथ। हम यही मानेंगे कि लाइट कहाँ मूव कर रही है, वैक्यूम के अंदर मूव कर रही है। तो हम सिर्फ इंटरफेरेंस के अंदर पाथ कवर्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम की ही बात करेंगे। कोई भी लेंथ जब निकलेगी तो हम यही मानेंगे कि लाइट कहाँ मूव कर रही है, वैक्यूम के अंदर मूव कर रही है। तो अब ये देखिए, यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है और जिसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। ये कैसे डिवाइड किया जा रहा है, टू वेव्स कौन सी ली जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट के को हमने दो पॉइंट्स में से निकाल दिया, तो हमने वेव फ्रंट को डिवाइड किया है। हमने लाइट के एम्पलीट्यूड को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। हमारे पास एक वेव फ्रंट था, उस वेव फ्रंट के हमने दो पार्ट्स बना लिए हैं। In 1801, Thomas Young gave the first demonstration of the interference of light waves. इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ऑर्डनरी लाइट के साथ हुए थे। और आप जानते हैं ऑर्डनरी लाइट के साथ स्क्रीन के ऊपर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट मिलता है, वहाँ पर आपको इक्वल ब्राइटनेस मिलती है स्क्रीन पे, तो वहाँ पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को एग्जामिन नहीं कर पाते। तो थॉमस ने क्या किया, थॉमस ने मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हुए सबसे पहला इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर दिखाया। तो ये सेटअप देखिए और क्या क्या यहाँ पर लिया गया है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी सोर्स जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया है। तो हमें पता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल वेवलेंथ होगी और सिंगल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो तभी हमें कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं ऑब्टेन इजली हो जाएंगे। और कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं जो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी, you have to obtain the coherent sources, and monochromatic sources are the easily available sources that are coherent in nature। तो हमने एक लाइट सोर्स ले लिया, वो मोनोक्रोमेटिक था, और वो कौन सा सोर्स लिया, इजली अवेलेबल सोडियम लैंप। और हम जानते हैं सोडियम लैंप जो है 5890 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग की दो वेवलेंथ निकालता है। अगर आप एवरेज देखें तो 5890 5896 की जो एवरेज है वो हमने मान ली कि एक वेव निकाल रहा है 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग की। लेकिन वी नो ऑर्डिनरी सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। अब ये जो सोडियम लैंप है ये आपका एक तरह से ऑर्डिनरी सोर्स है जो हम हमारी लैब्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक तो है, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही बार जंप करेंगे या हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएंगे तो इकट्ठे थोड़ी जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपकी फ्रिक्वेंसी जो है मैच नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या किया, देयर फॉर लाइट अलाउड टू पास थ्रू ए नैरो स्लिट एस। तो सबसे पहले सोर्स जो था आपका, उस सोर्स को एक नैरो स्लिट में से, जो उसकी लाइट थी उसको एक नैरो स्लिट में से पास किया गया। अब देखिए इस नैरो स्लिट से पास करेंगे तो होगा क्या, लाइट फ्रॉम ए स्मॉलर रीजन ऑफ लाइट सोर्स बिहेव्स मोर लाइकली टू बी एन आइडियल लाइट सोर्स। तब ये आप जब बहुत नैरो लाइट उसमें से स्लिट में से निकालते हैं तो वो जो है ऑर्डिनरी सोर्स का हिस्सा ले रहे हैं, आप एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, तो वो आपका एक आइडियल सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो उसकी कंडीशंस हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्लिट में से लाइट आ रही है वो लगभग आइडियल सोर्स की तरह अप्रोच कर जाएगी।
सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस फ्रॉम द स्लिट एस। अब आपने ये तो नैरो स्लिट ली थी, एक पॉइंट होल किया था, एक पिन होल किया था, तो हमें पता है पिन होल जो है उससे जो रेडिएशंस निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, आपके आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो जो एस है वो हमारा प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है। प्राइमरी सोर्स से स्लिट एस से जो लाइट निकलेगी उसको हम दो स्लिट्स के ऊपर डाल देते हैं। एस स्लिट से लाइट जो है अलाउ टू फॉल ऑन द टू नैरो क्लोज्डली स्लिट्स S1 एंड S2। तो S1 S2 पे डाल दी। तो अब ये देखिए S1 S2 के साथ कंडीशंस क्या क्या रखी हैं। S1 S2 शुड बी क्लोजली स्पेस्ड, बहुत पास पास होने चाहिए। पास पास होने के साथ साथ वो बहुत नैरो भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ऑर्डिनरी सोर्स का अगर एक छोटा सा पोर्शन लिया जाता है तो दैट विल बिहेव लाइक एन आइडियल लाइट सोर्स। और आइडियल लाइट सोर्स में आप जानते हैं फ्रिक्वेंसी जो है वो लगभग कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद देखिए both sources are equidistant from the both slits are equidistant from the source S। कंडीशन ये भी रखी है कि S से सेम डिस्टेंस पर S1 और S2 लाई करेंगे। तो हमारा अगर S ये है तो S1 और S2 की पोजीशन इस तरह से रखनी है कि S से S1 का डिस्टेंस और S से S2 का डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होगा। और ये कंडीशन से फ़ायदा देखिए क्या होगा, वेव्स जो आएंगी S1 और S2 पर वो एक जैसे फेज के अंदर होंगी। यानी कि S से S1 पर अगर क्रस्ट आ रहा है तो उस टाइम S से S2 पर भी क्रस्ट आएगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सेम है तो वेव नंबर भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में थोड़ा सा अगर हम आगे देखें कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें और क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर S1 S2 जो है वो हमारे एक्ट करेंगे सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेज की तरह। तो प्राइमरी कौन था, प्राइमरी आपका एस था, तो एस के पीछे आपने सोर्स रखा था। एस जो है वो आपका कोहेरेंट सोर्स बन गया था, और इस एस सोर्स से फिर हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 विच आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड नैरो सोर्सेज हैं एंड इक्वली डिस्टेंस पर रखे गए हैं एस से। तो जो वेव्स मिलेंगी हमें S1 और S2 से, they are going to interfere and produce alternate bright and dark bands। तो अब ये आपका पैटर्न मिल जाएगा आपको ब्राइट एंड डार्क का, और इसी पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या नाम दे देंगे, इंटरफेरेंस कह देंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जब तक जो हमने पढ़ा है उस डायग्राम से हम इसको पूरे को समझा सकते हैं। ये आपका ऑर्डिनरी सोर्स था, लेकिन ऑर्डिनरी था लेकिन मोनोक्रोमेटिक था, ये ध्यान में रखिएगा। मोनोक्रोमेटिक सोर्स था हमारे पास, सोडियम लैंप सोच लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इंसिडेंट ले, तो ये आपका एस जो है यहाँ पर हमने हार्डबोर्ड में एक छेद कर रखा है। तो यहाँ से जो निकलेंगे आपको पता है ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट मिलते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल शेप के मिलते हैं। और ये आगे की तरफ ही हमने प्रोसीडिंग्स क्यों दिखाई हैं ये भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये S1 और S2 जो हैं दो हार्डबोर्ड में छेद या पिन होल्स कर रखे हैं, दो स्लिट्स हैं। दिस आर वेरी नैरो, बहुत बारीक, बहुत नैरो। यूँ मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट जो ही है वो मिलेगी आपको। तो आपको पता ही अगेन दे आर बिहेविंग लाइक अ नैरो सोर्सेज। इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो ये भी बहुत छोटा डिस्टेंस है, और S1 और S2 जो हैं वो ना के बराबर डायमेंशंस के हैं। और S1 और S2 से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो किस फॉर्म में निकलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में निकलते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं दे हैव इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं, कहीं पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और कहीं पर ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिर रहा है। तो हमें जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ मिलेगा तो ये जो लाइन है ये हमें सीधी नहीं मिलेगी। दीज लाइन्स में बी पैराबोलिक, ये पैराबोलिक लाइन मिलेंगी। मान लीजिए कि मैंने ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए जहाँ पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रहा था, देन आई विल गेट द मैक्सिमा या ब्राइटनेस मिलेगी, एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। इन पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन से दिखाना चाहूँ तो वो मुझे लाइन कैसी मिलेगी, पैराबोलिक शेप की मिलेगी। आपका
S1 से O का डिस्टेंस S2 से O का डिस्टेंस सेम है, तो आप जानते हैं जितनी वेव S1 पहुंचाएगा O के ऊपर उतनी ही वेव S2 पहुंचाएगा O के ऊपर। तो S1 अगर O के ऊपर क्रस्ट पहुंचा रहा है तो S2 भी O के ऊपर क्रस्ट पहुंचाएगा। इसका मतलब O के ऊपर हमेशा ही आपको ब्राइटनेस मिलेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपके पास क्या हो गया है, ऐड हो गया है, डबल हो गया है। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एस ये जो आपके स्लिट्स का और स्क्रीन का, जहाँ पर आपको ये डार्कनेस या ब्राइट पैटर्न मिलने वाले हैं, स्क्रीन और जो आपका स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, सेकेंडरी सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है, ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे देन वी विल गेट द बेस्ट इंटरफेरेंस, और कहिए कि बहुत साफ सुथरा सा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल जाएगा। इसी को हम देखेंगे। ऑप्टिकल पाथ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि लाइट जो है वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो ऑप्टिकल पाथ है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, अगर एक ही सोर्स लेते तो ऑप्टिकल पाथ कह देते, दो सोर्सेज ले रहे हैं, दे आर गोइंग टू ट्रैवल डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो S2 से P का और S1 से P का जो डिस्टेंस है वो अलग होगा। इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच का अगर आपने डिफरेंस निकाल दिया, then this is your optical path difference between these two waves, S1 से और S2 से जो वेव्स आ रही हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम यहाँ पर एक रे डायग्राम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। पीछे यहाँ पर S लगा हुआ था और S के पीछे भी क्या था, हमारा सोर्स था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। M इज़ द मिड पॉइंट इन बिटवीन S1 एंड S2। अब D से स्लिट से D डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन रखी गई है। M से स्ट्रेट लाइन जो है वो O है, यानी कि ये आपके पास S1 से S2 का जो मिड पॉइंट है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर हमें O मिल जाएगा। तो आप इसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन भी मान सकते हैं। O से कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमने मान लिया है P, और O से P का जो डिस्टेंस है वो हमने X कंसिडर कर लिया। S1 से हमने यहाँ पर एक पैरेलल रे बना दी है विच इज़ पैरेलल टू MO। तो अब ये देखिए, S1 से M का जो सेपरेशन होगा वही तो E से O का होगा। तो S1 से M का सेपरेशन कितना है, D/2, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, D/2। M से S2 का सेपरेशन कितना है, D/2, तो F से भी O का सेपरेशन कितना हो जाएगा, D/2। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट PE, अगर मुझे PE का पता लगाना है, तो अब ये देखिएगा ये पूरा डिस्टेंस कितना है, X। इसमें से अगर हम ये डिस्टेंस EO माइनस कर दें तो PE की वैल्यू मिल जाएगी हमें X माइनस D/2। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर पता लगाना है ये पूरा का पूरा कि F से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, तो F से लेकर अगर P तक का डिस्टेंस हमें पता लगाना है, तो यहाँ देखिएगा कि ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास O से P का X, और इसमें अगर OF और जोड़ देंगे तो P से लेकर F तक का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि P के ऊपर यहाँ पर हमें डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा पैटर्न, हमें यहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं मिलेगी या हमें ब्राइटनेस मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि S1 से यहाँ पर क्या पहुँच रहा है और S2 से यहाँ पर क्या पहुँच रहा है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या पहुँच रहा है, ये डिसाइड करेगा कि S2 से P का और S1 से P का पाथ डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है। तो अगर हमें डिस्टेंस का डिफरेंस पता चल जाए और ये पता चल जाए कि आधी वेव फालतू जा रही है S2 से P पर या एक वेव फालतू जा रही है, वी कैन फाइंड आउट कि P पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो डार्क फॉर्म के अंदर मिलने वाला है या हमें यहाँ पर ब्राइट फॉर्म में मिलेगा। तो ये मान लीजिएगा कि जब हम वेव्स देख रहे हैं M से P पर जाने वाली, लेट दीज वेव्स आर इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ थीटा, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी वेव्स जो हैं लगभग आपकी इतने ही एंगल पर पहुँचेंगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि S1 और S2 के बीच का ये जो डिस्टेंस D है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हम यही मानते हैं कि M से जो एंगल बन रहा है ना, वही एंगल कौन बना रहा है, आपका S1 भी बना रहा है, और वही एंगल कौन बना रहा है, आपका S2 भी बना रहा है। तो अगर हम ये एंगल कंसीडर करें तो ये भी थीटा, और ये एंगल कंसीडर करें तो ये भी थीटा है। अब ये देखिएगा, ये जो हमारी रे है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये आपका रे जो निकल रही है ये इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है।
अब ये देखिए, ये दो रेज जो हैं हमारे पास, वन, ये आपकी एक रे तो ये हो गई जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और इस का देखें तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये देखें, इन दोनों रेस के ये दो परपेंडिकुलर हैं, तो हमें पता है जो दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में ही बनता है। तो ये आपका एंगल कितने का आ गया? थीटा का। यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो अगर हमें इस डिस्टेंस का पता चल जाए एस टू एन का, तो एस टू एन ही क्या है? ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है एन से लेकर पी तक, और एस वन से पी, ये जो पीछे का पार्ट है इस रेखा और इस रेखा, ये इक्वल डिस्टेंस है। एन से पी का डिस्टेंस और एस वन से पी का। फालतू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है? ये डिस्टेंस फालतू ट्रेवल किया जा रहा है। तो ये जो एस टू एन है, दैट विल डिसाइड कि पी के ऊपर डार्कनेस मिलेगी या हमें ब्राइटनेस मिलेगी। तो हमारा एस टू एन को हम एस टू पी माइनस एस वन पी भी लिख सकते हैं कि ये आपका कौन है? ये आपका एक्स्ट्रा पाथ है जो आपकी एस टू से आने वाली वेव ट्रैवल कर रही है पी तक पहुंचने के लिए। तो ये हमें पता चल गया, एस टू पी इज़ ग्रेटर देन एस वन पी। एस वन ओ इज इक्वल टू एस टू ओ। ओ पॉइंट हमने लिया ही मिड में था, तो एस वन से ओ पर और एस टू से ओ पर तो बराबर वेव्स पहुंचेंगी। तो वेव्स रीच टू ओ फ्रॉम एस वन एंड एस टू, दे आर इक्वल इन नंबर्स, हैंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस एट ओ, और ओ पर हमेशा आपको क्या मिल जाएगी? ब्राइटनेस मिल जाएगी। बट एट पी, इक्वल नंबर ऑफ वेव्स आर नॉट रीच्ड फ्रॉम एस वन एंड एस टू। तो पी पर तो इक्वल नंबर ऑफ वेव नहीं पहुंच रही, तो हमें यही नंबर ऑफ वेव्स निकालना है। अगर ये हाफ वेव के इक्वल आ गया तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, और अगर ये फुल वेव के इक्वल आ गया तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरेगा, तो आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो एस टू पी का होल स्क्वेयर देखिए, अब ये देखिए होल स्क्वेयरिंग क्यों निकाल रहे हैं हम। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, दिस इज योर बिगर वन ट्राइंगल, तो ये आपका एस टू एफ पी है, और एस टू एफ पी में ये जो हाइपोटेन्यूज है एस टू पी का स्क्वेयर, दैट इज द सम ऑफ द बेस स्क्वेयर एंड द परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी बता चुके, एक्स प्लस डी बाई टू है, बेस आपका डी है, तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकल गया है। एस टू पी का स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली इफ़ यू सी दिस ट्राइंगल, अगर आप सिर्फ ये वाली ट्राइंगल देखें, इतने वाला पोर्शन अगर हम देखें, तो दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज एस वन पी। इसका स्क्वेयर किसके बराबर होगा? पी ई का स्क्वेयर और प्लस में एस वन ई का स्क्वेयर। पी ई कितना है? पी ई आपका एक्स में से क्या माइनस कर दीजिएगा? डी बाई टू। और एस वन ई कितना है आपका? एस वन डी ई बराबर है डी के। तो वी विल हैव द एस टू पी का स्क्वेयर, एस वन पी का स्क्वेयर, इन दोनों को माइनस कीजिए क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेज विच आर मूविंग फ्रॉम एस टू। तो हमने यहाँ पर देखा, इन दोनों को ओपन किया ब्रैकेट्स को, और आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दिस टू एक्स डी, और हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू टू एक्स डी। ये जो एस टू पी प्लस एस वन पी है, इसको हम यहाँ पर ले आए हैं राइट हैंड साइड। अब जो देखिएगा, डी बहुत दूर है, एस वन एस टू दे आर वेरी नियर बाय टू ईच अदर, ये बहुत पास हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखें कि डी डिस्टेंस बहुत दूर है एंड दीज टू सोर्सेज आर वेरी नियर बाय टू ईच अदर, तो आप बहुत पास अगर लेके गए हैं तो एस वन से पी का और एस टू से जो पी का डिस्टेंस है वो लगभग किसके बराबर, और पी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उसे। पी मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो लगभग आपका ये डिस्टेंस एस वन से पी का और एस टू से पी का किसके इक्वल आ गया? डी के इक्वल आ गया। तो हमने जो एडिशन टर्म थी उसको सिर्फ लिख दिया है कि ये जो आपके पास आया है यहाँ पर एस टू पी, इसको भी हमने डी मान लिया, एस वन पी को भी हमने डी मान लिया। तो यहाँ पर हमने इस अप्रोक्सीमेशन का सिर्फ एडिशन में यूज़ किया, माइनस में नहीं। माइनस करेंगे तो ये देखो ज़ीरो हो जाएगा, तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो एस टू पी की जगह भी डी और एस वन पी की जगह भी डी, डी प्लस डी कितना हो जाएगा? टू डी। और अगर हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर डी प्लस डी करेंगे तो टू से टू हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल हैव द डिस्टेंस of the difference of the distance in between the rays uh, moving from S to
एंड S1 टू P। तो ये आपके पास आ गया एक्स डी अपॉन डी। अभी देखिए ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर ऐसी जगह हमें ढूंढनी है जहाँ पर हमें ब्राइटनेस मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये तभी पॉसिबल है जब S2P और -S1P के बीच में या तो लैम्डा का या 2 लैम्डा का या 3 लैम्डा का या 4 लैम्डा का डिफरेंस हो। इसका मीनिंग देखिएगा, सोच के देखिए, यहाँ पर ये आपका पी पॉइंट लाई कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में लैम्डा का डिफरेंस है तो पहले वाले सोर्स ने तो 2 वेव पहुंचा दी। अब ये देखिए पूरी 2 वेव पहुंची है, एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई। दूसरे ने कितनी पहुंचाई होगी, 3 वेव पहुंचाई होगी। तो 1 2 और ये हो गई 3। तो यहाँ देखिएगा ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरा है। अगर क्रस्ट के ऊपर आपकी 3 वेव पहुंचती तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर जाता। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन ब्राइटनेस की तभी आती है जब डिस इन दोनों रेस के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का हो, एन लैम्डा का। एन की वैल्यू 0 +-1 +-2। अब ये +-1 +-2 क्यों लिया गया? ओ के ऊपर जो पैटर्न नज़र आता है ओ के नीचे भी सेम पैटर्न आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी कोई पी पॉइंट मिलेगा हमें कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ओ से अपवर्ड पोजीशन में नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन में भी आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलने वाली हैं। तो S2P माइनस S1P को एन लैम्डा के इक्वल अगर रख दिया गया, दीज आर द पोजीशन वेयर यू आर हैविंग द मैक्सिमम ब्राइटनेस, या आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। तो ये देखिएगा S2P माइनस S1P की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये हमारी निकल चुकी 2XD, और यहाँ पर 2D रख दिया था तो D से D कैंसिल हो गया था, XD अपॉन कैपिटल D आ चुका, ये रहा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर लेफ्ट साइड पुट कर दें तो XD अपॉन D इज इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगा, वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस। 0 ऑर्डर फ्रिंज है, फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है, सेकेंड ऑर्डर फ्रिंज है। एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्स पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा को, कि जो आपका स्क्रीन का मिड पॉइंट है इससे कितनी कितनी दूरी के ऊपर हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगा। तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को। स्मॉल डी इज इंडिकेटिंग द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू स्लिट्स, दैट इज S1 एंड S2। लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग द वेव लेंथ विच इज यूज्ड। तो आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया था वो हो गई हमारे पास। अब देखिएगा पोजीशन फॉर मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर कहाँ कहाँ मिलेगा? एक्स के ऊपर। तो इस डी को यहाँ उठा ले जाइएगा, इस डी को नीचे ले आइएगा, एन इज इक्वल टू 0 रखिए, 0 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ब्राइटनेस मिलने वाली है। फिर एन इज इक्वल टू 1 रखिएगा, तो एन की वैल्यू 1 होगी तो लैम्डा डी अपॉन डी हो गया। एन इज इक्वल टू 2 रखिएगा तो ये 2 हो गया, लैम्डा डी अपॉन डी हो गया। आप ये देख रहे हैं 0 से लेकर यहाँ तक का इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? लैम्डा डी अपॉन डी का। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा डी अपॉन डी में से लैम्डा डी अपॉन डी हटा दो तो माइनस करोगे तो लैम्डा डी अपॉन डी बचेगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे स्क्रीन का मिड पॉइंट है, तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा जो है कहाँ पर मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही मिल जाएगा। दूसरा कहाँ मिलेगा? ये यहाँ पर मिलेगा। कब? कितने डिस्टेंस पर आप खड़े हों? जब आप खड़े हों लैम्डा डी अपॉन डी के ऊपर। फिर अगला कब मिलेगा? अगला आपको तब मिलेगा जब आप 2 लैम्डा डी अपॉन डी पर हैं। तो इन पोजीशंस के ऊपर ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड में भी यही डिस्टेंस रखिएगा। ये आपका लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा। तो ये पोजीशंस हैं जहाँ पर स्क्रीन पे आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो दो आपके मैक्सिमा हैं, इन दोनों मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा डी अपॉन डी है। अगलों वालों का भी कितना है? लैम्डा डी अपॉन डी है। तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं? इनको हम फ्रिंज विड्थ कह देते हैं, द डिस्टेंस इन बिटवीन द 2 कॉन्टिन्यूस ब्राइट एंड 2 कॉन्टिन्यूस डार्क फ्रिंजेस। तो हमने देखे ब्राइट की तो निकाल ली। अब जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगी? अगर आप हाफ वेव का या फिर 1.5 का या 2.5 का, यानी कि आधी का, 1.5 का, 2.5 का, 3.5 वेव का डिफरेंस रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका S1 और ये कंसिडर कर लीजिए कि ये रहा आपका S2। तो P पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया। P पॉइंट कुछ इस तरह से माना है कि S1 ने तो हमारी पहुँचा दी की पूरी 2 वेव, और हमें पता है S1 और S2 में आधी वेव का, 1.5 वेव का या 2.5 वेव का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर तो 2 वेव पहुँचा दी, तो आधी वेव का डिफरेंस कैसे करें? आधी वेव का डिफरेंस तो तभी होगा ना, 1 2
और आधी और पहुंचा दो। आप ये देख रहे हैं कि पहले ने तो पहुंचाया नीचे क्या, ट्रफ, दूसरे ने क्या पहुंचाया, क्रस्ट। तो जब भी ये आप हाफ वेव डिफरेंस जब डालते हैं तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ सुपर इम्पोज करता है एंड देन यू विल गेट द डार्कनेस। तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए के ऊपर माइनस ए आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम आधी वेव के डिफरेंस को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इंटीजर जो आपके पास निकलेगा ये ओड होगा। एन की वैल्यू रखिएगा 0 +-1 2 3 4 +-1 0 ओ के ऊपर स्क्रीन के आधे पोर्शन पे ऊपर की तरफ, नीचे पोर्शन पे आपको सेम पैटर्न मिलने वाला है, सेम डार्कनेस डिफरेंस पे मिलने वाली है। तो XD/D था S2P - S1P की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने इसके इक्वल रख दिया। तो वो पोजीशंस पॉइंट्स ढूंढिए स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगी और या कहिए मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो n = 0 रखा तो हमारे पास कितना आ गया, λ/2। तो λ/2 आ गया तो ये d आपका इधर चला गया, ये स्मॉल d नीचे आ गया। तो दिस इज द पोजीशन। ये x1 था, x1 डैश मान लिया कि डैश किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए डिनोट कर दिया। तो λd/d के ऊपर हमें डार्क पैटर्न मिलने वाला है। अगला डार्क कब मिलेगा, जब n = 1 हो जाएगा। n = 1 अगर आपने रख दिया तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 रख के देखिए यहाँ पर λd/2d ये यूं का यूं आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डार्क आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें कि डार्क कहाँ मिल रहे हैं और ब्राइट कहाँ मिल रहे हैं, तो आप ये देखिएगा, ये आपका जो पोर्शन है जहाँ पर आप 0 और x1 का मिड दिखा रहे हैं। तो अभी देखिए x1 कितना था, λd/d था ना, तो इसका मिड कितना होगा, λd/2d होगा। तो क्या λd/2d ही नहीं है मिनिमा, यही मिनिमा है। तो यहाँ आपका ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमें क्या मिलने वाली है, यहाँ पर हमें डार्कनेस मिलने वाली है। फिर उसके बाद x1 और x2 ये पोजीशंस थी, यहाँ मिलने वाली है मुझे x2 डैश की पोजीशन। ये x1 डैश है तो डैश डैश कौन है, डार्कनेस, x1 x2 कौन है, ब्राइटनेस। तो ये कितने पे मिलेगा, ये देखिए पूरा 1 तो हो चुका है ना, इसका आधा और ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 λd/d। तो ये पोजीशन जो है आपकी ये है 3 λd/d ऊपर है और कैपिटल D नीचे है। तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी कैपिटल D हमारा ऊपर है और स्मॉल d हमारा नीचे है। तो हम देख रहे हैं इन बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस ब्राइट फ्रिंजेस वी हैव अ डार्क फ्रिंज। लगातार दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, या फिर आप ये कह सकते हैं दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में x1 x2 डैश के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ नेक्स्ट जो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज अवर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस डार्क और टू ब्राइट फ्रिंजेस। और ये सेपरेशन लेना कहाँ से है, ये डार्क फ्रिंज के सेंटर से और ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेना है। तो इसको हम बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंज x1 याद कीजिएगा कितना था, λd/d। x0 याद कीजिएगा 0। तो डिफ और x2 कितना था 2 λd/d। x1 कितना था λd/d। तो अगर हम देखें तो हर बार हमें सेपरेशन कितने का मिल रहा है, λd/d का मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें मिली थी पहली ब्राइट, ये मिली थी हमें दूसरी ब्राइट। ये जो ओ से x1 का डिस्टेंस है कितना आया था, λd/d था। तो दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। सिमिलरली अगर आप दो डार्क्स के बीच का सेपरेशन देखें तो वो भी तो आपके पास यही आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश। तो ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका x1, माइनस करके देखिएगा x2 डैश में से x1 एंड यू विल अगेन गेट बीटा इज इक्वल टू λd/d। तो ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा, दैट इज़ फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर रेड कलर की लाइट यूज़ करूँ तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपको ज़्यादा चौड़ी पट्टी मिलने वाली है। और अगर हम इसकी जगह वॉयलेट कलर की यूज़ करें तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर मुझे ये ब्राइटनेस की जो या डार्कनेस की जो फ्रिंज विड्थ है वो कम मिलने वाली है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा बढ़ा दिया तो बीटा ये चौड़ाई भी बढ़ जाएगी हमारे फ्रिंजेस की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डी पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से हमने S1 S2 का जो स्क्रीन से डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा रखा था। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे उतना ही ये विड्थ क्या करती जाएगी, आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हमने कम रखा था, डी कम रखेंगे तो डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। डी अगर कम होगा तो बीटा ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर वाइड फ्रिंजेस, तो हमें वाइड फ्रिंजेस यहाँ पे मिल जाएगी। अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम ये देखेंगे ये जो फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं क्या वो इक्वल इंटेंसिटी या इक्वल ब्राइटनेस की है, यानी कि ओ से हम अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये जो पट्टियाँ मिल रही हैं क्या ये सारी एक जैसी चमकदार मिलेंगी, या आपकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस जो है इन फ्रिंजेस की कम होती हुई चली जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।